गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे एमए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी और एमए फाइनल की ज्योग्राफी के अंतर्गत हमने पिछली कक्षा में अध्ययन कर लिया था परिवहन के मार्गों में सड़क परिवहन को, और कुछ महत्वपूर्ण हमने सड़क परिवहन राजमार्गों को देखा था। फिर उसके बाद की कक्षा में हमने रेल मार्गों का अध्ययन भी किया था और भारत के जितने भी रेल मंडल है उन सभी के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। तो चलिए आज की इस कक्षा में परिवहन वाले पार्ट को आगे बढ़ाते हुए आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं भारत में जल परिवहन। देखिए, आपकी जो ये पाठ्य पुस्तक है भारत का वृहद भूगोल एमए फाइनल ईयर ज्योग्राफी, पहला आपका पार्ट है ये भारत का वृहद भूगोल। उसके लगभग सभी चैप्टर्स पूरे हो चुके हैं और ये आखिरी चैप्टर है। इसके बाद और एक दो चैप्टर होंगे तो वो देख लेंगे हम, ठीक है। लगभग आपका कोर्स ये पूरा हो रहा है यहाँ पर। तो हम बात कर रहे हैं भारत में परिवहन की और आज की इस कक्षा में पढ़ेंगे भारत में जल परिवहन। देखिए, हमने अब तक जो पढ़ा था वो स्थल मार्गों के परिवहन को पढ़ा था। परिवहन यात्रियों को या माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने और ले जाने के साधन को कहते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत तीन प्रकार की चीज़ें होती है जो आप पहली कक्षाओं में ही पढ़ के आ रहे होंगे। एक तो जल परिवहन, एक स्थल परिवहन और एक वायु परिवहन। स्थल परिवहन के अंतर्गत सड़क परिवहन और रेल परिवहन की बात की जाती है। पाइपलाइन परिवहन की भी इसमें बात की जाती है, हालांकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर बात कर ली जाए जल परिवहन की, तो जल परिवहन में राष्ट्रीय जलमार्गों को देखा जाता है और समुद्री जलमार्गों को देखा जाता है। तो जल परिवहन की आज की इस कक्षा में हम शुरुआत कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं भारत में जल परिवहन। जल परिवहन, देखिए, जल परिवहन की जब भी बात की जाती है तो जल परिवहन को मुख्यतः अध्ययन करने की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। और वो कौन कौन से दो भाग हैं? एक तो हम पढ़ते हैं आंतरिक जल परिवहन, इसके अंतर्गत किसकी बात की जाती है? आंतरिक जल परिवहन के अंतर्गत ऐसी नदियाँ और नहरें जिनमें स्टीमर चलाए जा सकते हैं, छोटी नावें चलाई जा सकती है, यात्रियों और सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है, उनकी बात इसके अंतर्गत की जाती है। और दूसरा होता है बाह्य परिवहन। यह कह सकते हैं समुद्री परिवहन। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? देश के बाहर के इलाकों में जो समुद्री जल मार्ग है या फिर जो तटीय जल मार्ग है, जिनसे एक स्थान से दूसरे स्थान, एक देश से दूसरे देश में व्यापार और आवागमन के साधनों के रूप में मानव एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, उनकी बात की जाती है, ठीक है। अगर दूसरे देश की भी बात नहीं की जाए तो खुद ही के देश के कोई द्वीप है, मान लीजिए लक्षद्वीप हमको जाना है, अंडमान जाना है, तो वहाँ जाने के लिए जो रास्ता है, जो मार्ग है, उसको हम बाह्य परिवहन कहेंगे, आंतरिक परिवहन उसको नहीं कहा जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पार्ट को, आंतरिक जल परिवहन। देखिए, देश में जो आंतरिक जल परिवहन है उसका देख रेख का, रख रखाव का कार्य कौन करता है? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। इसको आप लिख लीजिए। इसकी देख रेख का कार्य कौन करता है? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग
प्राधिकरण। ये इसकी देखरेख का कार्य करता है, इसको कहते हैं NWAI, इसकी शॉर्ट फॉर्म है नेशनल वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये भारत में जो अंदर के जल परिवहन है उनकी देखरेख का कार्य इसको दिया गया है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना वर्ष भी आप लिख लीजिए। इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 27 अक्टूबर 1986 को। 27 अक्टूबर 1986 को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई थी, जो देश के आंतरिक जलमार्ग जो है उनकी देखरेख करता है। इसको NWAI भी कह सकते हैं, IWAI भी कह सकते हैं, नेशनल वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं, इंडियन वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया IWAI भी इसको कहा जा सकता है। अब देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं भारतीय जलमार्ग प्राधिकरण की इसी की, तो भारतीय जलमार्ग प्राधिकरण की रिपोर्ट आई है 2016 में। इसके अनुसार भारतीय जलमार्ग प्राधिकरण की रिपोर्ट 2016 के अनुसार, जो सरकार चल रही है वर्तमान हमारी, उसके अनुसार देश में 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। देश में छोटे बड़े 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, लेकिन अगर हम पढ़ते हैं तो सिर्फ 5 राष्ट्रीय जलमार्गों के बारे में ही हम अध्ययन करते हैं, वही इम्पोर्टेंट है। और पूर्णतः घोषित जो राष्ट्रीय जलमार्ग है वो सिर्फ कितने हैं? 5 राष्ट्रीय जलमार्ग ही अभी तक मौजूद है भारत में। ठीक है, कितने हैं? 5। छठा है जिसकी घोषणा कुछ समय पहले ही की गई थी और उसको हम अभी पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं भारत में कौन कौन से राष्ट्रीय जलमार्ग है और वो कहाँ से कहाँ तक जाते हैं। उन सभी को हम पहले पढ़ेंगे, फिर मैप के माध्यम से मैप में दर्शाने की कोशिश करेंगे और उनको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मिटा देते हैं। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट? चलिए मिटा देते हैं इसको। देखिए, देश के अंतर्गत 5 राष्ट्रीय जलमार्ग है वर्तमान में और उन सभी का हम अध्ययन करते हैं। जिस तरीके से नेशनल हाईवे नंबर 1, उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा? नेशनल वाटरवे नंबर 1, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2, राष्ट्रीय, इस तरीके से। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पर नेशनल वाटरवे संख्या 1। नेशनल वाटरवे संख्या 1 देश का सबसे बड़ा आंतरिक जलमार्ग है, जो लगभग 1620 किलोमीटर का है। और आप सभी को खूब पता होगा, पिछले 1-2 सालों में खूब चर्चा में रहा है, क्योंकि इसका उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री द्वारा। और हल्दिया से इलाहाबाद तक ये जलमार्ग है, गंगा नदी के ऊपर। ठीक है, तो आप अच्छे से जानते होंगे इसके बारे में। नेशनल वाटरवे संख्या 1 इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज कहते हैं, इलाहाबाद से कहाँ तक है ये? हल्दिया तक। नेशनल वाटरवे संख्या 1 ये देखिए देश के 3 राज्यों से होकर गुजरता है। सबसे पहले ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद बिहार और फिर पश्चिम बंगाल। देश के 3 राज्यों में होकर ये गुजरता है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है गुरुजी? कुल लंबाई है इसकी 1620 किलोमीटर। और इसको कब घोषित किया गया था? नेशनल वाटरवे संख्या 1 1986 को इसको स्टार्ट कर दिया गया था। ठीक है, जब इस प्राधिकरण की स्टार्टिंग हुई थी 1986 में ही, तभी इसकी स्थापना कर दी गई थी। अब ठीक है, ये गंगा नदी पर स्थित है, ये भी आप लिख सकते हैं। कौन सी नदी पर है? गंगा नदी पर।
अब देखिए इसकी 3 शाखाएं हैं। सबसे पहले पहली शाखा कौन सी है? इलाहाबाद से पटना तक। इलाहाबाद से कहाँ तक है? पटना तक। दूसरी शाखा कहाँ से है? दूसरी शाखा है इसकी पटना से फरक्का तक। फरक्का जलप्रपात मैंने पढ़ाया था आपको। पटना आपको मालूम है बिहार की राजधानी है खूब। पटना से कहाँ है? फरक्का तक। और फिर तीसरी शाखा जो कौन सी है? फरक्का से कहाँ तक है वो? हल्दिया तक। हल्दिया बंदरगाह भी है, ठीक है, हल्दिया तक है। ये कोलकाता के पास ही है। और ये 3 इसकी शाखाएं हैं। अगर इसकी लंबाई के बारे में बात कर लेते हैं हम, तीनों कितने टुकड़ों में होती है, तो ये होती है 600 किलोमीटर लंबी, ये होती है 460 किलोमीटर लंबी, और बाकी जो बचेगी वो हो जाएगी 560 किलोमीटर, ठीक है। इस तरीके से इसकी लंबाई है। इलाहाबाद से पटना तक 600 किलोमीटर है। आपको रटने की आवश्यकता नहीं, 600 और 460 याद रह जाएगी, तीसरी अपने आप याद रह जाएगी आपको। पटना से फरक्का तक इसकी लंबाई 460 किलोमीटर है, और फरक्का से हल्दिया तक इसकी लंबाई कितनी है? 560 किलोमीटर है, ठीक है। 2018 में भी इसका नवीनीकरण किया गया था, और इसमें एक नाव भेजी गई थी वहाँ से, जो पहले ही दिन इलाहाबाद पहुँच गई थी हल्दिया से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके संदर्भ में याद करने की रखने की है। नेशनल वाटरवे संख्या 1, ठीक। इसके बाद देखते हैं नेशनल वाटरवे संख्या 2, ये कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। नेशनल वाटरवे संख्या 2 ये है सदिया से धुबरी तक। सदिया से धुबरी तक। सदिया से धुबरी तक कहाँ है गुरुजी? है सदिया और धुबरी, हमको तो पता ही नहीं है। ये है आसाम। कहाँ है ये? आसाम में। कौन सी नदी पर है? ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर। कौन सी नदी पर है ये? ब्रह्मपुत्र नदी पर। और कितनी किलोमीटर लंबी है गुरुजी ये? तो ये है 891 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 891 किलोमीटर। गुरुजी इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी इसके 2 साल बाद 1988, यानी कि 1988 में ये जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग बन गया था, ठीक। बात समझ में आ रही है? दोनों जलमार्ग आपको अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए। ये नेशनल वाटरवे नंबर 1 है, जो देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग भी है। इसमें आप लिख सकते हैं देश का सबसे लंबा जलमार्ग, और ये देश का सबसे आधुनिक जलमार्ग भी है, ठीक है। इसमें बड़े बड़े स्टीमर चलाए जाते हैं, क्योंकि गंगा नदी सदाबहानी नदी है, और इसके बीच में जो है कोई उच्चावच भी नहीं है, ऊंची नीची जगह भी नहीं है, बिल्कुल समतल मैदान है। गंगा का मैदान आपने सुना होगा। तो इस वजह से इसमें आसानी से साल भर जो है स्टीमर, बड़े नौका और छोटे मोटे मालवाहक जहाज आसानी से चलाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। फिर इसके बाद देखते हैं नेशनल वाटरवे संख्या 3। आप इसका लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। नेशनल वाटरवे संख्या 3 देखते हैं वो कहाँ से कहाँ तक है। ये देखिए वाटरवे जो इनलैंड वाटरवे जो होंगे अंतर्देशीय, उनमें या तो किसी नदी के ऊपर होगा या फिर क्या होगा, किसी नहर पर। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि भारत में कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग नहर पर स्थित है, कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग नहर पर स्थित है, तो नेशनल वाटरवे संख्या 3 नंबर, ठीक है। नेशनल वाटरवे संख्या 3 नंबर। अब देखिए ये कौन सी नहर पर है, इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए इसको आप याद रखना। नेशनल वाटरवे नंबर 3 ये नहर पर है, ठीक है। और ये नहर कहाँ है? केरल में। कहाँ से कहाँ तक है गुरुजी? ये पश्चिमी तटीय नहर कहते हैं इसको,
केरल में है और ये है कोट्टायम या कोट्टापुरम कहते हैं इसको, डबल टे है ये। कोट्टायम से कोल्लम तक ये केरल के स्थान है। कोट्टायम, कोल्लम, केरल, कोच्चि, कोचीन क्या पर ही है अधिकतर, है ना। हाँ, तो कोट्टायम से कोल्लम तक ये राष्ट्रीय जलमार्ग है जो नहर पर स्थित है, ठीक है। तटवर्ती नहर है ये, जैसे हम भारत का नक्शे की बात करते हैं ना इस तरीके से, तो ये इस तरीके से बिल्कुल तट के समीप है, लेकिन अंदर है, भारत के सीमा के अंदर है, इसलिए इनलैंड वाटरवे है ये, नेशनल वाटरवे संख्या 3, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसकी लंबाई अगर बात कर ले तो ये कह सकते हैं कि जितने भी हम पढ़ेंगे उन सब में छोटी है सबसे, कुल मिलाकर के इसकी लंबाई 205 किलोमीटर है, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं हैं, इतनी ही बात है। कोट्टायम से कोल्लम तक 205 किलोमीटर इसकी लेंथ है पूरी, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेशनल वाटरवे संख्या 4। नेशनल वाटरवे संख्या 4 जो है ये 2 नदियों पर है और एक नहर पर है। 2 नदियां और एक नहर कहाँ है गुरुजी? ये आंध्र प्रदेश में है। गोदावरी और कृष्णा जो नदियां हैं उन दोनों नदियों पर ये स्थित है और साथ में एक नहर है वहाँ पर। उन नहर पर भी इस राष्ट्रीय जलमार्ग को की लंबाई अंकित की जाती है, यानी कि कुल मिलाकर के उन तीनों जो जलधाराएं हैं, तीनों जलधाराओं की लंबाई मिलाकर के इस नहर की कुल लंबाई बताई जाती है, ठीक है। तो कौन कौन सी जो 2 नदियां हैं, देखिए एक नदी तो है आपको गोदावरी और एक नदी है कृष्णा। ये केरल में लिख लेना आप इसको, ठीक है। और ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ है ये? आंध्र प्रदेश में। 2 नदियां हैं, इसके अलावा एक नहर है। और कृष्णा नदी पर अगर बात कर लें इसकी, कृष्णा नदी पर ये विजयवाड़ा सुना होगा आपने, विजयवाड़ा से वजीराबाद तक है। विजयवाड़ा से कहाँ तक है ये? वजीराबाद पर। और अगर गोदावरी की बात करें, गोदावरी नदी पर, गोदावरी नदी पर यह है भद्राचलम। भद्राचलम से राजमुंद्री तक, भद्राचलम से राजमुंद्री तक ये गोदावरी नदी पर है। और नहर की अगर बात कर लेते हैं हम, तो नहर वो जो कौन सी है? काकीनाडा से, काकीनाडा तक सुना होगा आपने, काकीनाडा से पुडुचेरी यानी कि पांडुचेरी यहाँ तक है ये, ठीक है। गोदावरी, कृष्णा और पुडुचेरी काकीनाडा को जोड़ने वाली एक नहर है, उस पर इस राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 की लंबाई अंकित की जाती है। कुल लंबाई इसकी जो हो जाती है वो हो जाती है 1075 किलोमीटर। कितनी हो जाती है? 1075 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई बताई जाती है। 75 है या 78 है ये आप कंफर्म कर लेना, इतना ही है, शायद 78 होगा। 1078 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और 2008, कब? 2008 को इसकी स्थापना की गई थी। आज 24 नवंबर है और 24 नवंबर के दिन ही 24 नवंबर 2008 को इसकी स्थापना की गई थी। और नेशनल वाटरवे संख्या 3, इसकी स्थापना हमने भूल गया लिखना, तो इसकी स्थापना पिछली से 4 वर्ष बाद यानी कि 1992 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो ये 4 राष्ट्रीय जलमार्ग हो गए हैं। इसके बाद अगला राष्ट्रीय जलमार्ग भी हम देखेंगे, वो कौन सा है इसको आप लिख लीजिए। लिख लिया होगा आपने? देखिए नेशनल वाटरवे संख्या 5, ये
जो है ब्राह्मणी, अब आपको पता होना चाहिए ब्राह्मणी नदी कहाँ है। मैंने जब बहुउद्देशीय परियोजना पढ़ाई थी तब आपको खूब अच्छी तरीके से पता होगा। ब्राह्मणी नदी और एक नदी है इसकी सहायक महानदी, ये दोनों नदियों पर है ये। और ये तलचर से धमरा तक इसका जलमार्ग है। और ये 2 राज्यों में है, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। इसकी स्थापना भी कब की गई थी? इसकी स्थापना भी 24 नवंबर को ही की गई थी। 24 नवंबर 2008 को इसकी स्थापना की गई थी। और ये कितना लंबा है गुरुजी? ये 588 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है। ठीक है, तो ये भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग है जो वर्तमान तक घोषित है। इसके बाद छठा जलमार्ग भी प्रस्तावित है, नेशनल हाईवे नंबर 6। वो कहाँ से कहाँ तक है? वो आसाम राज्य में लखीमपुर से भागा तक है। आसाम राज्य में लखीमपुर से भागा तक नेशनल वाटरवे संख्या 6 और ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है, तो वो भी प्रस्तावित है, वो होगा तब हमको आपको बताते हुए चले। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको नक्शे के माध्यम से देख लेते हैं। साथ ही साथ नक्शे के माध्यम से देखने के पहले हम भारत के बाह्य जलमार्गों को भी देख लेते हैं। बाह्य जलमार्गों को देखने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ भारत के तटीय बंदरगाहों को देखना होगा। भारत के कौन कौन से बंदरगाह हैं उनके देख लेते हैं। और क्योंकि बंदरगाह आपकी परीक्षा में एक ना एक हमेशा पूछा जाता है, जब आप प्रश्न करते हैं नक्शे वाला, आपके नक्शे के बहुत ज़्यादा नंबर दिए जाते हैं। एक को दर्शाने के आपके 1 नंबर से ज़्यादा मिलता है। 5 या 6 चीज़ें आपको नक्शे में दर्शानी होती है और बहुत अच्छे नंबर आते हैं। तो नक्शे में कोई ना कोई बंदरगाह के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं नक्शे को। तो देखते हैं भारत के बाह्य, जो हमने बताया था अभी, भारत के बाह्य जलमार्गों को हम देखते हैं। भारत में अगर बात कर ली जाए तो भारत में 13 बड़े और 185 छोटे बंदरगाह हैं। कितने हैं? 13 बड़े बंदरगाह है और 185 छोटे बंदरगाह भारत में वर्तमान में मौजूद है। जो बड़े बंदरगाह है, बंदरगाह से आप समझते हैं ना, पत्तन को कहते हैं बंदरगाह। बड़े बंदरगाह, उनकी जो देखरेख है, निगरानी है, नियंत्रण है, वो किसके हाथ में है? केंद्र सरकार के हाथ में। जबकि छोटे बंदरगाह हैं, इनकी देखरेख किसके हाथ में है? ये है समीपवर्ती राज्य सरकारों के हाथ में। जो राज्य सरकार है उनके हाथ में इसकी देखरेख और नियंत्रण है। इतनी बातें आपको याद रह जाएगी। तो हम देख लेते हैं देश के कुछ बड़े जो बंदरगाह है उनको देख लेते हैं, उनकी स्थिति कहाँ कहाँ पर स्थित है। उसके बाद फिर हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, देश का सबसे बड़ा अगर पत्तन पूछ लिया जाए, इसको मिटा देता हूँ मैं। देश का सबसे बड़ा पत्तन, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह, तो आप सभी को मालूम है कौन सा होगा? मुंबई वाला। ठीक है, महाराष्ट्र में जो है। तो सबसे पहले हम पश्चिमी तट पर पड़ने वाले बंदरगाहों की बात करते हैं। पश्चिमी तट पर, तो पश्चिमी तट पर सबसे उत्तर में कौन सा है? वो है गुजरात का कांडला बंदरगाह, जो राजस्थान के सबसे समीप है। ठीक है, राजस्थान के संदर्भ में अगर बात कर ली जाए तो राजस्थान के सबसे समीप है कांडला बंदरगाह। ये कहाँ है? गुजरात में। और ये ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है, ज्वार जो आता है उसके कारण बना हुआ बंदरगाह है ये। ठीक है, दूसरा नंबर का कौन सा है? आप सभी परिचित है उससे, मुंबई है। और मुंबई वाला कहाँ है? ये है महाराष्ट्र में। मुंबई वाला कहाँ है? महाराष्ट्र में। और ये देश का कृत्रिम बंदरगाह है जो द्वीप पर स्थित, सिलिसेट आप एक द्वीप है, उस द्वीप पर ये बंदरगाह
स्थित है। ठीक है, आपको मालूम होगा मुंबई एक द्वीप पर बसा हुआ है, तो ये उसी द्वीप पर है। देश का प्राकृतिक बंदरगाह, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, इसके बाद एक नया बंदरगाह है नाहवा शोवा बंदरगाह। ये अभी नया ही है, इसको अभी कुछ साल पहले ही प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, और ये भी कहाँ है, महाराष्ट्र में। नाहवा शोवा बंदरगाह महाराष्ट्र में है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी इसको जाना गया है। ठीक है, कुछ समय पहले इसको कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है, और कह सकते हैं कि पूर्णतः कंप्यूटरीकृत बंदरगाह है। ठीक है, यानी कि सारा काम यहाँ पर कौन करता है, कंप्यूटर करता है। इसके बाद नाम से ही आपको पता चल जाएगा ये कहाँ है, मार्मा गोवा पत्ता। मार्मा गोवा ये है देश में गोवा राज्य में। ठीक है, इसके बाद मंगलूर है, न्यू मंगलूर बोलते हैं इसको। मंगलूर जो है ये कहाँ है, कर्नाटका में, कर्नाटक। फिर आप सभी परिचित है कोच्चि से। कोच्चि ये देश में कहाँ है, ये है केरल में। तो देश के जो पश्चिमी हिस्से में जितने भी बंदरगाह है वो सभी बंदरगाह ये है जो बड़े हैं। ठीक है, ये 5 या 6 बंदरगाह है जो देश के बड़े बंदरगाह है, ये पश्चिमी तट वाले बंदरगाह। 6 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6। हम बड़े बंदरगाहों की बात करेंगे, जो 13 हमने बताए थे अभी, उन्हीं की बात करेंगे। ठीक है, अब अगर देख लेते हैं हम पूर्वी तट के बंदरगाह। पूर्वी तट के बंदरगाह, तो पूर्वी तट में सबसे ऊपर ही ऊपर कौन सा बंदरगाह है, आप सभी को मालूम है, कोलकाता बंदरगाह। देश की राजधानी भी रही है कई समय तक है बंदरगाह की वजह से, और यह है पश्चिम बंगाल। ठीक है, हुगली नदी के किनारे। ये कह सकते हैं कि नदी के किनारे कौन सा बंदरगाह है, तो ये वाला है। ठीक है, प्रश्न पूछ लिया जाता है कभी कि भारत में ऐसा कौन सा बंदरगाह है जो नदी के मुहाने पर बना हुआ है, तो वो कौन सा है, कोलकाता पश्चिम बंगाल वाला। ठीक है, इसके बाद पारादीप बंदरगाह है। पारादीप कहाँ है, पारादीप बंदरगाह है ओडिशा में। पारादीप बंदरगाह कहाँ है, ओडिशा में है। और इसके बाद है विशाखापत्तनम वाला, इससे भी आप खूब परिचित है। ये कृत्रिम बंदरगाह है, सॉरी प्राकृतिक बंदरगाह ये भी। ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। देश का ऐसा बंदरगाह है जो पूर्णतः मशीनीकृत है, यानी कि यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ मशीनें पाई जाती है, सारा काम मशीनों से होता है, और ये देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कहलाता है। ठीक है, देश का सबसे बेहतरीन प्राकृतिक बंदरगाह यह है आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम वाला। ठीक है, इसके लिए एक बात और है, इसको इस बंदरगाह को प्राकृतिक आपदाओं से, चक्रवात से और सुनामी से बचाने के लिए डॉल्फिन नोज बनाया गया है। डॉल्फिन नोज याद रखिएगा आप, ये डॉल्फिन नोज। डॉल्फिन नोज का मतलब होता है, डॉल्फिन एक मछली का नाम होता है। डॉल्फिन आपने सुना होगा, मछलियों में सबसे समझदार अगर मछलियाँ कोई होती है तो वो डॉल्फिन होती है। जैसे जानवरों में सबसे समझदार जानवर कुत्ते को बताया जाता है ना भाई, बिल्ली भी समझदार जानवर है, इस तरीके से अगर सबसे समझदार जलीय जीव की बात करते हैं तो वो डॉल्फिन है। और डॉल्फिन की नाक की आकृति की एक स्थानीय इस तरह जो पहाड़ नुमा कोई क्षेत्र बनाया गया है, जिससे क्या है, अब आपको मालूम है बंगाल की खाड़ी में बहुत सारे चक्रवात आते रहते हैं, उन चक्रवातों से इसको नुकसान ना हो, उस नुकसान से बचाने के लिए डॉल्फिन नोज, डॉल्फिन की नाक की तरह एक ऊंची इमारत बनाई गई है। आप गूगल मैप पर जाकर देख सकते हैं, अच्छी इस्तेला करती है। इसको प्राकृतिक आपदाओं से, सुनामी से, चक्रवातों से बचाने के लिए। ठीक है, इसके बाद है तूतीकोरन, इससे भी आप परिचित होंगे, तमिलनाडु। फिर इसके बाद चेन्नई है, चेन्नई से भी आप खूब परिचित है, तमिलनाडु। देखिए, देश के 3 जो महानगर है, 3 महानगर
आपको बंदरगाह के रूप में मिलेंगे। दिल्ली को छोड़ दीजिए, बाकी मुंबई, चेन्नई और कौन सा है, मुंबई, चेन्नई और आपको मिलेगा कोलकाता। फिर इसके बाद एक बंदरगाह और है जो भी आपको तमिलनाडु में मिलेगी, जिसको एन्नोर कहा जाता है, तमिलनाडु। और एक बंदर, ये भी 6 हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 और 6 12 हो गए। एक बंदरगाह जो है वो है आपकी अंडमान निकोबार पर, जिसको पोर्ट ब्लेयर के नाम से जाना जाता है। राजधानी है उसकी अंडमान निकोबार। ठीक है, तो ये बंदरगाह है देश के जो बहुत महत्वपूर्ण है, बड़े बंदरगाह है देश के। 13 बंदरगाह जो बड़े हैं, उन 13 बंदरगाहों को हमने इस कक्षा में आपको बतला दिया है। ठीक है, अब हम नक्शे के माध्यम से इसको दर्शाने की कोशिश करेंगे और नक्शे में देखेंगे कि ये बंदरगाह कहाँ कहाँ है, और हम जो अभी जो आंतरिक जल परिवहन पढ़ा था हमने, उसके बारे में भी देखेंगे नक्शे में इनकी स्थिति कहाँ है। चलिए शुरू करते हैं। इसको मिटा देता हूँ मैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। देखिए, देश में जो जलयान निर्माण होते हैं, उस जलयान निर्माण जिसको शिपयार्ड बोलते हैं, तो कोचीन शिपयार्ड देश का सबसे बड़ा जलयान निर्माण और मरम्मत करने वाला क्षेत्र है, कोचीन शिपयार्ड, केरल। ठीक है, चलिए हम नक्शे के माध्यम से भारत के जलमार्गों को देखते हैं, क्योंकि इससे क्या है, हमारे जहन में बात रह जाती है। तो आप नक्शा बना लीजिए, बेहतर रहेगा। ऊपर का नक्शा बनाने की क्या जरूरत है हमको, नीचे का ही बनाएंगे ना अपन। चलिए मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, राजस्थान से। और राजस्थान के बाद ये बन गया आपका गुजरात, और ये बन गया आपका, कहाँ तक जाएगा ये आपको जहाँ तक दिखेगा। ठीक है, यहीं तक ख़त्म कर देते हैं इसको। फिर इसके बाद हमको ये वाला हिस्सा बनाने की भी ज़रूरत पड़ेगी। ये लीजिए, हमने बांग्लादेश भी बना दिया है, और इसको इसलिए बनाया है क्योंकि इंटरनल वाटरवे भी हमको बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं आंतरिक जलमार्गों को जो हमने देखे थे। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 वो है यहाँ इलाहाबाद से और हल्दिया तक। ठीक है, इलाहाबाद से हल्दिया तक, ये NW1। ठीक है, यहाँ आप इलाहाबाद लिख लीजिए, और यहाँ आप क्या लिख लेंगे, हल्दिया। ठीक है, नेशनल वाटरवे नंबर 2 ये कहाँ है, ये है आपका सदिया से धुमरी तक, ये आसाम में, NW2। इसके ऊपर आप लिख लीजिए इसका शुरुआती पॉइंट कहाँ है और आखिरी पॉइंट का है। सदिया से डुगरी आप लिख सकते हैं, ये सदिया डुगरी। ठीक है, नेशनल वाटरवे संख्या 3 ये मिलेगी आपको यहाँ पर, यानी कि दिख रहा है ना आपको ये, हाँ, ये केरल के तट पर है। ये एक तटवर्ती नहर है, उस नहर पर है। ठीक है, इसको आप NW3 कोट्टायम से कोल्लम। ठीक है, फिर नेशनल वाटरवे संख्या 4 ये आपको कृष्णा गोदावरी नदी पर मिलेगी। कौन सी नदी पर, कृष्णा गोदावरी नदी पर। तो गोदावरी नदी इधर से आएगी और कृष्णा नदी इधर से आएगी, तो ये दोनों यहाँ पर डेल्टा बनाएगी, और इसके पास यहाँ पे आप लिख लीजिए NW4। ठीक है, राजमुंद्री वगैरह सब आप लिख लीजिए इसमें।
और इसके बाद आपको नेशनल वाटर बेसिन क्या 5 मिलेगी, वो आपको यहीं पर मिलेगी, ब्राह्मणी और महानदी पर। ठीक है, ये ओडिशा में और पश्चिम बंगाल में, दोनों राज्यों में। NW5 ये देश के 5 राष्ट्रीय जलमार्ग है जो बड़े जलमार्ग है। ठीक है, इसके अलावा देश में 111 जलमार्ग मैंने बताए हैं आपको, वो भी है, लेकिन उनकी हमको आवश्यकता नहीं है, उनका डाटा हमारे पास मौजूद नहीं है, किताबों में भी नहीं है। ठीक है, अब हम बंदरगाहों की बात कर लेते हैं, कांडलापत्तन की बात करते हैं। कांडलापत्तन ये हो गया। फिर मुंबई की बात कर लेते हैं, मुंबई यहाँ है। फिर मुंबई के बाद नहावा शोवा, अभी बताया हमने, नहावा शोवा यहाँ हो जाएगा। फिर उसके बाद न्यू मंगलूर यहाँ हो जाएगा, न्यू मंगलूर ये हो गया। 1 2 3 4 हो गए। फिर उसके बाद कौन सा है, कोच्चि, ये मिलेगा आपको यहाँ पर। ये 5 जो है इस तट के हैं। एक और है इसमें जो बिल्कुल आपको मंगलोर के ऊपर मिलेगा जस्ट, इसको मार्मा गोवा, जो गोवा में है। ठीक है, तो ये 5 पत्तन आपको यहाँ मिल जाएंगे। 5 पत्तन की स्थिति हमने देख ली। फिर इसके बाद यहाँ देखते हैं हम, यहाँ आपको मिलेगा कोलकाता बंदरगाह, यहाँ आपको मिलेगा पारादीप बंदरगाह, यहाँ आपको मिल जाएगा, और थोड़ा नीचे आ जाइए, ये है विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। इसके बाद 3 आपको जो मिलेंगे, चेन्नई मिलेगा आपको, और चेन्नई के बाद तूतीकोरन भी मिलेगा आपको, और एन्नौर आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये 6 बंदरगाह इधर हो गए, और एक जो आपको मिलेगा वो अंडमान निकोबार में मिलेगा, पोर्ट ब्लेयर। आप देखिए, इनसे जो जलमार्गों से जो समुद्री जहाज़ जाते हैं वो कहाँ कहाँ जाते हैं, ये भी तो इम्पोर्टेंट बात है ना भाई। समुद्री जलमार्ग से जो जहाज़ जाते हैं वो किधर किधर जाते हैं। तो यहाँ से अगर बात कर ली जाए तो पाकिस्तान की कराची जाएगा, अदन जाएगा, सऊदी अरब वाले क्षेत्रों में जाएगा, और उधर चला जाएगा स्वेज नहर से निकलता हुआ। ये भी ऐसे ही जाएगा, मुंबई वाला सबसे ज़्यादा मुंबई से होता है यहाँ पर कार्य। मुंबई से अदन होता हुआ एक जलमार्ग तो स्वेज नहर होता हुआ यूरोपीय देशों को पहुँचेगा, और एक जलमार्ग आपको अगर दक्षिण की तरफ बात कर ले तो किधर जाएगा वो जाएगा आपका डरबन की तरफ। दक्षिण अफ्रीका डरबन है, जोहानसबर्ग है, वहाँ पर वो पहुँचेगा। पोर्ट क्या नाम है, केप टाउन है, वहाँ पर पहुँचेगा। ये सारे जलमार्ग पश्चिम की तरफ जाएंगे, इधर किधर, पश्चिम की तरफ। और इधर के जलमार्ग आपको रंगून मिलेगा, ढाका मिलेगा, इसके अलावा पेनांग मिलेगा आपको। चीन के क्षेत्रों में जाएंगे, इंडोनेशिया में जाएंगे, जावा सुमात्रा की तरफ, ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाएंगे। ये सभी जलमार्ग जो है ये एशियाई देशों को जोड़ेंगे, और ये पश्चिमी देशों को, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और यूरोपीय देशों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके के ये वाटरवेज है जो भारत में मौजूद है। उम्मीद है आज की इस कक्षा में आपको समझ में आया होगा जो समझाया गया है। मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।